Hello students, hope you all will be fine. Today in this video, we are going to proceed further with our chapter 13, magnetic effects of electric current. In previous lecture, we have come across the topics magnetic field of a bar magnet, magnetic field pattern, magnetic field lines and their properties, right? Today, we are going to take a new case, a totally new case which changed everything in field of electricity and magnetism. Before 19th century, we believed that electricity and magnetism are two different things. So the professors used to teach them differently. The history says in 19th century, in mid of the 19th century, a scientist named as Hans Christian Ørsted, or in short H.C. Ørsted, discovered that whenever electric current passes through a conductor, the conductor exhibits some magnetic properties. क्या देखा उसने? क्लासरूम में पढ़ा रहा था बच्चों को. Then experimentally, accidentally he find out that कि जब वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसके पास रखी मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करने लगती है. मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट करती है? प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि मैग्नेटिक कंपास तभी डिफ्लेक्ट करती है जब उसके आसपास किसी दूसरी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हो. तो यहां तो टेबल पे कोई दूसरी मैग्नेट थी ही नहीं हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के पास, विच लेड टू द कंक्लूजन कि जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहां पे काम कर रहा था वो पास रखी वायर का था जिसमें क्या पास कर रही थी? इलेक्ट्रिसिटी. तो इस एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट के बाद इस फील्ड में तेजी से काम होने लगा. अल्टीमेटली वी रीच टू द कंक्लूजन कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे आर इनसेपरेबल. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेट नहीं किया जा सकता. जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेनाज होंगे वहां पे मैग्नेटिज्म के फिनोमेनाज होना लाजमी है. So, because of this ultimate discoverer, Hans Christian Ørsted, we find out that whenever electricity flows through a conductor, it gives birth to magnetism. Okay? Experiment बड़ा simple सा था कि अगर हम क्या करें, we can perform it in lab. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमने टेबल के सरफेस पे एक कंपास रखी, right? Suppose I have kept compass on my palm. और मेरे पास एक कंडक्टर है, दिस चॉक होल्डर इज अ कंडक्टर. लेट्स से अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो नीचे रखी मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन करती है, राइट? और अगर इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करें, मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करें, तो कंपास की जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन भी डिफर करती है, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड whole of this topic through these two circuit diagrams, right? In first circuit diagram, I've taken some conducting wires and a conductor XY. This is a little bit thick conductor and these are simple conducting wires. इसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, पॉजिटिव एंड Y के साथ जोड़ा और नेगेटिव एंड जो है वो X के साथ जोड़ा विद द हेल्प ऑफ ए की को ऑन कर दिया. उसके बाद क्या होता है कि कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है फ्रॉम Y टू X. लुक एट द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? फ्रॉम Y टू X. अब जब इसमें करंट पास हो रहा था और इसके नीचे जो कंपास रखी हुई थी, अब बोर्ड में दिखाना थोड़ा मुश्किल है 3D में, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो कंपास पड़ी है इट इज अंडर द कंडक्टर. कंडक्टर ऊपर है, ओवर में है, ठीक है? जब इसमें करंट पास कर रहा है तो इसका जो नॉर्थ पोल था नीडल का वो अंदर की तरफ मुड़ गया. अब ऐसे अंदर बाहर से डायरेक्शन का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है, सो लेट मी डू अ सिंपल थिंग. हम यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेते हैं, राइट? यू नो हाउ टू डू दैट. बनाया है आपने एसएसटी में ये कई बार, ज्योग्राफी में. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. I guess this is fine for you. Now look carefully, करंट जा रहा है Y to X. Am I right? मतलब साउथ से किधर को जा रहा है करंट? नॉर्थ की तरफ. अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, तो इसका जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो किधर मुड़ा?
वेस्ट की तरफ मुड़ा। किधर मुड़ा? वेस्ट की तरफ। लिसन वंस अगेन केयरफुली। अगर करंट जा रहा है फ्रॉम वाई टू एक्स, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक कंपस नीडल का नॉर्थ पोल, कंपस का नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। सर बड़ा मुश्किल सा है इसको याद रखना, कोई आसान ट्रिक बताइए। द आसान ट्रिक इज, कौन सा रूल? स्नो रूल। एस का मतलब है यहां पे साउथ, एन का मतलब नॉर्थ, ओ का मतलब ओवर, ओवर का मतलब कि कंडक्टर जो है वो ऊपर रखा है कंपस के, और डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट। सो द एक्सपेंडेड फॉर्म इज व्हेन द करंट इन ए कंडक्टर गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ and the conductor is over the compass, the north pole of the compass deflects towards the west. ठीक है क्या? if current flows किधर से किधर? साउथ टू नॉर्थ, किसमें? in a conductor which is ओवर द कंपस, तो क्या होगा? द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स, किधर डिफ्लेक्ट करेगा? वेस्ट की तरफ। तो है ना सिंपल, सी साउथ टू नॉर्थ एंड द कंडक्टर इज ओवर, और डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी? वेस्ट की तरफ। इन चार चीजों से मिलकर स्नो रूल बना है, कैपिटल में लिखते हैं सारों को। अच्छा, अगर बाय चांस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, जैसे सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हो, अभी जो करंट है इस एक्स वाई कंडक्टर में, पहले वाई टू एक्स जा रहा था, अब एक्स टू वाई जा रहा है। एक्स टू वाई जाने का मतलब है नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। तब उल्टा हो जाएगा, जैसे पहले वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी कंपस की नीडल का नॉर्थ पोल, अब किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा? ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। सो यू कैन इजीली टेल, आपको सिर्फ एक कन्वेंशन याद रखनी है कि करंट जाए साउथ से नॉर्थ और कंडक्टर किधर पड़ा हो? ऊपर पड़ा हो कंपस के, तो कंपस का नॉर्थ पोल किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा? वेस्ट की तरफ करेगा। अगर करंट आपका साउथ से नॉर्थ जाने की बजाय नॉर्थ से साउथ जाता है, तो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होने की बजाय किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी? ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। So this simple experiment led to a very important conclusion कि you cannot separate electricity and magnetism. Hans Christian Ørsted का ये experiment बड़ा मायने रखता था। इसके बाद हमने यूनिफिकेशन कर दी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की। तो ये सब सीखने के बाद द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाइट क्लियर कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास करेगा तो वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेगा, राइट? अब क्या ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है इसका, ये चेंज करता है करंट की अमाउंट कम ज़्यादा करने से, कंडक्टर की शेप चेंज करने से? इन सब चीज़ों को हम सिंपल एक्टिविटीज़ के थ्रू देखते हैं। आज हम लेक्चर फ्लो के अकॉर्डिंग पहले दो टॉपिक हम देख चुके हैं, हम ये तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं अपना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आपकी बुक में गिवन है। वेन एवर वी आर गोइंग टू मीट वी विल ट्राई टू डू इट इन द लैब इफ इट इज पॉसिबल। तो बेटा डायग्राम ना थोड़ी थ्री डायमेंशनल है इसकी, उसको जस्टिफाई करने के लिए पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कैसे करनी है एक्टिविटी। मैंने एक सिंपल कार्डबोर्ड लिया है, ठीक है, इसको अपने हाथ में ऐसे रखता हूं मैं। अब लेट्स से दिस इज द कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर को आप कार्डबोर्ड के अंदर एक होल करके इसके अंदर एडजस्ट कर लो, ठीक है, लाइक दिस वे, सिंपल, राइट। अब ये कंडक्टर के दो एंड्स हो गए, लेट्स से दिस एंड इज एक्स एंड दिस एंड इज वाई। यहां से आप एक कनेक्टिंग वायर, कॉपर वायर कनेक्ट कर लो, यहां से आप एक कॉपर वायर कनेक्ट कर लो, इधर आप एक बैटरी एडजस्ट कर दो, राइट। अब क्या होगा जब स्विच ऑन करोगे, इस कंडक्टर में से क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। अब आपको क्या करना है कि इस सरफेस के ऊपर, टॉप सरफेस के ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स को बिछा देना है, राइट। उन आयरन फिलिंग्स को बिछाने के बाद जब करंट फ्लो कर रहा है, आपको इस कार्डबोर्ड को हल्का हल्का क्या करना है? टैप करना है। टैप करने से क्या होगा कि जैसे प्रीवियस एक्टिविटी में
बार मैग्नेट के अराउंड आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया था, वैसे ही वो इस कार्डबोर्ड के ऊपर अपने आप को क्या कर लेंगी, रीअरेंज कर लेंगी। रीअरेंज करने से बहुत ही शानदार पैटर्न बन के आएगा हमारे पास यहाँ पे। वी विल सी दैट द आयरन फाइलिंग्स एडजस्ट देमसेल्व्स इन अ डेफिनेट पैटर्न। ठीक है, वो कैसा पैटर्न होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न। कैसा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। किसको सेंटर मान के, इस कंडक्टर को सेंटर मान के इसके अराउंड रिंग्स बन जाएंगी। सो दिस सिंपल एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल गेट फॉर्म्ड। आपको अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से हमारे पास क्या था यहां पे, एक दिस वाज आवर कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर पे हमने क्या फिट कर लिया था, एक कार्डबोर्ड फिट कर लिया था। राइट, दिस कार्डबोर्ड इज द सरफेस जिसके ऊपर हम आयरन फिलिंग्स रखेंगे, और ये जो एंड्स हैं इस कंडक्टर के एक्स वाई, इनको हम किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू, ये अपनी सिंपल वायर है, आप चाहो तो इसको सिंपली भी ड्रॉ कर सकते हो, किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, यहां पे एक बैटरी और की के साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे की है, सो दैट वी कैन स्विच ऑन एंड ऑफ द सर्किट वेन एवर वी विश टू डू सो। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्रॉम एक्स टू वाई। जो आपने इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स बिछाई थी वो अपने आप को किस फॉर्म में अरेंज कर लेंगी, इसके अराउंड सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेंगी, प्रॉपर सर्कुलर पैटर्न। और सेंटर किसको मानेंगी, इस कंडक्टर को। अभी एक बात तो पता चल गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये सर्कल दरअसल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बार मैग्नेट में क्या रिप्रेजेंट करते थे ये लाइंस, दीज लाइंस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको क्या बोला जाता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस तरह से हैं, मतलब या इस तरह से हैं। इसको चेक करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम यहां पे कंपास रख सकते हैं। ओके, कंपास रखने के लिए यहां पे जब आप कंपास रखोगे तो जो कंपास का नॉर्थ पोल है वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा, अपने नॉर्थ नीडल को एडजस्ट करता जाएगा। अब ये तो हुई प्रैक्टिकल बात कि कैसे नजर आएगा, इसको ध्यान में कैसे रखा जाए थेरेटिकली ये सर्कल क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं, इसको बताते हैं हम एक सिंपल रूल के जरिए, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो सबसे पहली बात तो हमें पता चलती है कि जब भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वहां पे कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रक्चर शेप कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पहला सवाल। ठीक है, अब एक एक्टिविटी को, इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अगर मैं यहां पे क्या करूं कि जो बैटरी या सेल है इसको यहां पे रिवर्स कर दूं, मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो एक्स से वाई की बजाय किधर हो जाए, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल नाउ, मतलब करंट अब वाई से किसकी तरफ चला गया, एक्स की तरफ चला गया। क्या इस पैटर्न पे कोई फर्क पड़ेगा? Whenever we do it practically we find out कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब कंडक्टर के लिए ये मायने नहीं रखता कि करंट बॉटम से अप जा रहा है या अप से बॉटम आ रहा है, पैटर्न इज गोइंग टू बी सेम। तो फर्क किस चीज का पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बेटा उन सर्कल की डायरेक्शंस का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का। एक बार तो ये जो नॉर्थ पोल ऑफ कंपास है वो क्लॉकवाइज जाएगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये सारी चीजों को हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं? थ्रू द रूल नोन एज राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, वो अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको।
अच्छा, तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाती है कि फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, अगर हमारे पास कंडक्टर जो है वो स्ट्रेट है, कैरिंग करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो कैसा होने वाला है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहां पे बतानी है वो ये कि क्या हम यहां पे सपोज करो कि पहले 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में, अगर उस 2 एम्पियर करंट को मैं कम या ज्यादा करता हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? जब भी करंट की अमाउंट चेंज की जाएगी, स्ट्रक्चर पे, मैग्नेटिक फील्ड की शेप पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो हम ये चेक करने के लिए कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक कंपस को रख रहे थे यहाँ पे, इस कार्डबोर्ड पे जो मैं कंपस रख रहा था छोटी सी, ये चेक करने के लिए कि लाइंस कैसे हैं। इस कंपस की डिफ्लेक्शन में फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? अगर तो करंट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो ये डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको डिस्टेंस का ख्याल रखना है क्योंकि वो भी प्ले करेगा यहाँ पे। अगर आप कंपस को रखते हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, करंट जा रहा है आपका 2 एम्पियर, तो आप डिफ्लेक्शन नोट कर लो। अभी अगर आप करंट को 2 एम्पियर से बढ़ा दो और कंपस रख दो सेम प्लेस पे, तो डिफ्लेक्शन भी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। अगर आप करंट कम कर दो 2 एम्पियर से और कंपस रख दो सेम प्लेस पे, तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाती है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि करंट की अमाउंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी चेंज होती है, जिसकी वजह से इस कंपस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी डिफरेंट हो जाती है। तो यहां पे अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसको हमने सीखा था कि किससे डिनोट करते हैं, बी के साथ, वो करंट की अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ाओगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करंट कम करोगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इसके साथ एक फैक्टर और जुड़ा है। बेटा, एक बार आप इस कंडक्टर के कंपस यहां पे रख रहे हो, ठीक है, पास में, करंट इसमें कांस्टेंट ही रखो, लेट्स से 2 एम्पियर, फिर आप कंपस को यहां से उठा के दूर कर देते हो। व्हाट डू यू फील कि कंपस की जो डिफ्लेक्शन होगी उसमें कोई चेंज आएगा? क्या वो उतनी ही डिफ्लेक्ट हो रही है या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है? व्हाट डू यू थिंक? देखो, हमने सीखा था कि एक मैग्नेट से जितना दूर जाएंगे उतना उस मैग्नेट का इफेक्ट कम होता जाएगा। यहाँ पे ये करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव कर रही है? मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, अगर मैं इससे दूर जाऊंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब आप इस कंडक्टर से जितना दूर जाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सो द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपके डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। और कैसे? डिस्टेंस बढ़ेगा तो फील्ड स्ट्रेंथ कम फील करोगे, डिस्टेंस कम होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा महसूस करोगे। वही वाईफाई वाला काम या टावर वाला काम, जितना पास में रहेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा, जितना दूर जाएंगे उतना वीक सिग्नल मिलेगा। सो सेम फिनोमेना वर्क्स हियर। अगर कंपस कंडक्टर के पास में पड़ी है तो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, दूर पड़ी है तो कम डिफ्लेक्ट होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कीप देम इन माइंड। ठीक है, तीसरी बात हमने सीख ली कि रिवर्स करने से क्या फर्क पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। इसको दिखाने के लिए मैं यहां पे सिंपल 2 डायग्राम्स बना देता हूं। द थिंग्स विल बी क्वाइट क्लियर आफ्टर दैट। ठीक है, अगर तो करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, मतलब y से x की तरफ, हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनेगा वो तो कैसा बनेगा? कॉन्सेंट्रिक। यहां पे आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मैंने ये सर्कल प्रॉपरली ऐसे नहीं दिखाए,
पहले तो ये बात समझ लो अच्छे से, सर्कल ऐसे नहीं दिखाए मैंने, सर्कल थोड़ा फ्लैटेंड दिखाया है। क्या फर्क है दोनों में? द डिफरेंस इज बेटा कि इसको मैंने इन द प्लेन दिखाया है ऐसे, ठीक है, इन द प्लेन, और इसको मैंने कैसे दिखाया? आउट ऑफ द प्लेन। इसको मैंने कैसे दिखाया? आउट ऑफ द प्लेन। मतलब यहां पे तो जो रिंग है वो ऐसे पड़ी है, और यहां पे जो रिंग है वो ऐसे पड़ी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। इसमें रिंग परपेंडिकुलर रखी गई है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइक दिस, और इसमें कैसे रखी गई है? इन द प्लेन लाइक दिस। तो यहां पे ये इन द प्लेन है, मतलब अगर ये आपका कंडक्टर है तो फील्ड लाइंस आपकी ये हैं, ये माय थंब एंड फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग दिस। अगर आप सामने से देखोगे तो ऐसा देखेगा प्रॉपर सर्कल, लेकिन साइड से देखोगे तो फ्लैटेंड सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म में ये प्लेन का बड़ा ख्याल रखना होता है, वरना कंफ्यूज करेगा ये। इसको प्रॉपरली सर्कुलर मत बना देना इस तरह से, अगर आप ऐसे प्रॉपरली सर्कुलर बना दोगे दिस इज रॉन्ग। परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिखाना तो सर्कल थोड़े फ्लैटन कर देने हैं, ठीक है। अगर ये इस तरह से होगा तो ये सर्कल ऐसे अंदर घूमेंगे लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं हम इसे, ठीक है। अगर सेम कंडक्टर में सब कुछ सेम लिया आपने, एक्स वाई कंडक्टर है, अभी जो करंट है पहले तो जा रहा था वाई टू एक्स, अब सपोज करो एक्स टू वाई जाएगा, मतलब नीचे की तरफ, तो फील्ड पैटर्न तो वैसा ही बनेगा, बिल्कुल जैसा पहले केस में बन रहा था, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन अभी जो डायरेक्शन होगी फील्ड लाइंस की वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। इसको याद रखने के लिए, इसको समझने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है इस रूल में कि ये कंडक्टर को, इस कंडक्टर को आपको अपने राइट हैंड में पकड़ लेना, इस तरह से, इस तरह से। जो आपका थंब है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। मतलब इमेजिन करो कि इस कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो थंब मेरा कैसे है? ऊपर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मेरी फिंगर्स कैसे कर्ल ले रही हैं, मेरी फिंगर्स कैसे मुड़ रही हैं? इस तरह से। तो फील्ड लाइंस भी इसी तरह से चलेंगी। और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। मुझे कैसे पता चला? जमीन पे एक घड़ी रखी हुई है मैंने, जिसकी सुइयां कैसे चल रही हैं? इस तरह से चल रही हैं। और मेरा हाथ कैसे चल रहा है, मेरी फिंगर्स कैसे चल रही हैं? घड़ी से उल्टा। तो क्या हो गया? वो एंटी क्लॉकवाइज। अब सपोज करो इसी कंडक्टर में करंट जा रहा है नीचे को, करंट किधर जा रहा है? ऊपर से नीचे। तो मैं थंब भी कैसे कर लूंगा? ऐसे, बॉटम डाउन। और मेरी अब फिंगर्स कैसे कर लूंगी? इन दिस मैनर। जो जमीन पे घड़ी रखी हुई है उसकी सुइयां भी ऐसे चल रही थी। सो द फिंगर्स आर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नीडल्स। तो ऐसी डायरेक्शन को हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट ऊपर को जाएगा तो फील्ड लाइंस क्या होंगी? एंटी क्लॉक। और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ये कैसी होंगी? क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा। बाकी ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स याद रखने हैं। फील्ड की शेप कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये याद रखना है। ये सब समझने के बाद हम अपना पहला टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन इन पैरामीटर से बाहर नहीं जाता। लेट मी टेल यू कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फील्ड की शेप पूछी गई है 1 मार्क में। इन दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन आया है कि करंट बढ़ाने से क्या होगा, करंट कम करने से क्या होगा, दूर जाने से क्या होगा, पास आने से क्या होगा। ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडक्टर में से करंट पास करने पे फील्ड पैटर्न कैसा होगा, उसको डायग्रामेटिकली दिखाओ। राइट हैंड थंब रूल तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पूछी जाती है इसकी स्टेटमेंट? क्या स्टेटमेंट है? वी होल्ड द कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब points in the direction of current, then the way we curl our fingers represents the direction of magnetic field lines around the conductor. That's all about today's lecture. Hope the things are quite clear for you. Take care of yourself. अगले lecture में मिलते हैं. Goodbye.